हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे चैप्टर 7 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट में। इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और जो एंसिलरी टॉपिक्स बचे होंगे थोड़े मोड़े वो डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये कह सकता हूँ मैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन पीरियड को हम पढ़ रहे हैं जहाँ पर कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक तो फिक्स्ड फैक्टर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यूनिट्स ऑफ लैंड को मैंने कांस्टेंट ले लिया, ये फिक्स्ड फैक्टर हो गया हमारा, इसको कांस्टेंट मानकर चलेंगे फिक्स्ड फैक्टर। तो ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर हो गया, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं तो क्या हमारा आउटपुट हमेशा ही बढ़ता जाएगा, और किस रेट से बढ़ेगा, क्या उसके बीच में कंपैरिजन रहेगा, क्या उनका तालमेल रहेगा, तो ये हम देखते हैं। तो देखिए, पहले हमने यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ाना शुरू किया यहाँ से, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हुआ, 2 से 5 हुआ, 5 से 9, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होते होते एक पोजीशन ऐसी आई जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, बढ़ा नहीं बिल्कुल भी। हमने लेबर को बढ़ा दिया तो भी वो बढ़ा नहीं, और उसके बाद वो 15 से यहाँ डिक्रीज हो गया। इसको अभी समझने में हमने बेसिक चीजें समझी कि इंक्रीज होता है टोटल प्रोडक्ट, एक स्टेज के बाद कांस्टेंट हो जाता है और फिर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। पर बारीकी से अगर हम समझे तो इंक्रीज होने में भी 2 स्टेजेस हैं, एक तो यहाँ तक की स्टेज और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टेज। इन दोनों ही पार्ट्स में वो इंक्रीज तो हो रहा है, पर यहाँ इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ये क्या बोला सर आपने, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब यहाँ जो इंक्रीज होने का डिफरेंस है, 2 और 5 का डिफरेंस है 3, यहाँ पर 5 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। 5 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। मतलब पहले इंक्रीज हुआ 3 से, फिर इंक्रीज हुआ 4 से, मतलब जो इंक्रीज होने की रेट है वो बढ़ती जा रही है, पर बस इसी पोजीशन तक। इसको कहते हैं, जब इंक्रीज होने का डिफरेंस बढ़ता जाए तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, या इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद आप देखें 9 से 12 हुआ तो फर्दर इंक्रीज तो हो रहा है, पर इंक्रीज होने का डिफरेंस कितना है, मात्र 3, और कम हो गया। फिर 12 से जब 14 पे पहुंचा तो यहां पर इंक्रीज तो हुआ, पर 2 से हुआ, मतलब जो इंक्रीज होने की रेट है वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ 3 से इंक्रीज हुआ, यहाँ 2 से हुआ, यहाँ पर 1 से इंक्रीज हुआ। तो हम ये देखेंगे, हमको ये देखने को मिला कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, मतलब जो बढ़ने का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। फिर यहाँ तक मान ली यहाँ तो इंक्रीज ही नहीं हुआ, फिर यहाँ 0 से इंक्रीज हो रहा है कहें तो, या कहें इंक्रीज ही नहीं हो रहा है ऐसा कहें। फिर यहाँ पर तो उल्टा निगेटिवली हो रहा है, निगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, उल्टा डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद डिक्रीजेस, इंक्रीज के 2, फिर डिक्रीज, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और फिर डिक्रीज। तो 3 स्टेज हमको देखने को मिली। इसी चीज को अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट से देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट होता कुछ नहीं है, इसी का डिफरेंस होता है कि किस रेट से बढ़ रहा है। इसको अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से और इजीली अगर हम समझें तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 2 है, मतलब ये 2 से इंक्रीज हुआ, फिर 3 से इंक्रीज हुआ, फिर 4 से इंक्रीज हुआ। तो ये वाली जो स्टेज है हमारी, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज बता रही है कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये तो केवल टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीज ही बताता है। क्या बताता है, टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीज ही बताता है। तो पहले ये बता रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, उनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। फिर ये क्या बता रहा है कि 4 से यहाँ तक देखें अगर हम, कि टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से। और उसके बाद इसको, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि ये नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव होना मतलब ये दर्शा रहा है कि टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज है ही नहीं, उल्टा डिक्रीज है, डिफरेंस कोई है ही नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव डिफरेंस है, मतलब कि उल्टा जा रहा है वो टोटल प्रोडक्ट। इसी चीज को जब हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो ये इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। हालांकि हमको ये नंबर्स लेके प्लॉट नहीं करना, केवल ऐसे डायरेक्टली ऐसी शेप आएगी, हम याद करके जाएं, इसको ड्रॉ कर लें अभी कॉपी में और ऐसे ही ड्रॉ करके जाएं। तो ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व जो है, पहले जब इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट था तो ये इस स्पीड से बढ़ता है ऐसे, पर एक पॉइंट पर जाने के बाद, इस पॉइंट पर जाने के बाद, इस वाले पॉइंट पर जाने के बाद वो इंक्रीज तो होगा पर डिक्रीजिंग रेट से। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जहां पर ये पॉइंट आता है, क्योंकि इसी पॉइंट से उसकी इंक्रीज होने की रेट वो हो जाती है और कर्व जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इन्फ्लेक्शन मतलब यहां से जो है उसकी डायरेक्शन इस साइड जा रहा था, अगर जाता तो वो
चेंज कर लिया डायरेक्शन और ऐसे कर्व यहाँ ना जाके यहाँ की तरफ जाने लगा। तो ये वाला जो स्टेज है ये बताता है इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। तो ये वाला क्या बताता है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। तो यहां इंक्रीजिंग रेट है, यहां डिक्रीजिंग रेट देखने को मिल रही है, और यहां तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा, यहां केवल क्या है, डिक्रीज, डिक्रीजेस। तो इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट का ग्राफ पहले ऐसे बढ़ता है, फिर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए, और यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये डिक्रीज हो जाता है। तो पहले कर्व अच्छी स्पीड से बढ़ता है, फिर कम स्पीड से बढ़ता है, और फिर बढ़ता ही नहीं, उल्टा डिक्रीज हो जाता है। 3 स्टेज आती हैं टोटल प्रोडक्ट की। इन्हीं टोटल प्रोडक्ट की स्टेजेस को अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके दिखाएं नीचे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके दिखाएं तो जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा था। मार्जिनल प्रोडक्ट का इनफेक्ट ये कहूं मैं कि इंक्रीज होना क्या दर्शाता है कि इसका जो बढ़ने की रेट है वो अच्छी है, बढ़ती हुई रेट है ये वाली। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब जब भी पॉजिटिव में है फिर भी, तो ये दर्शा रहा है कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, पर बढ़ने की दर कैसी है, घटती हुई दर, डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद ये दर्शाता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे आ गया। जीरो मतलब नो चेंज, ये वाला जो 15 से 15 पर था, ये इस जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है टोटल प्रोडक्ट, तो ना बढ़ता है ना घटता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक उचित, क्या कहेंगे, एक उचित प्रोड्यूसर को यहां पर प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, मतलब सेकंड स्टेज पर क्या कर देना चाहिए, ये सेकंड स्टेज हो गई, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज पर एक अच्छे प्रोड्यूसर को, समझदार प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका टॉप मोस्ट पॉइंट आ चुका है टोटल प्रोडक्ट का। इसके बाद अगर वो प्रोडक्शन को चलने देगा तो उसका टोटल प्रोडक्ट उल्टा इनफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करेगा, यहां पर उसको प्रोड्यूसर को रोक देना चाहिए। जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाए, इनफैक्ट टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट या कांस्टेंट पर है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का नेगेटिव होना ये बताता है कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट क्या हो रहा है, अब डिक्रीज होने लग गया है। तो ये 3 स्टेज यहां पर भी हैं, इनफैक्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये। तो ये पहला इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है पर पॉजिटिव रहता है। फिर जब ये डिक्रीज हो रहा है मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है यहाँ पर। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। ये हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर के साथ, फिक्स्ड फैक्टर को रिमेन कांस्टेंट रखते हुए इसको बढ़ाते जाते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है। इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर विद सम कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर्स, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग, इस इंक्रीज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर को कुछ फिक्स्ड फैक्टर या कांस्टेंट फैक्टर के साथ, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है शुरू में इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होता है ये मतलब इंप्लाई कर रहा है, बता रहा है क्या, कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद हमारा, जब हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं अलॉन्ग विद दैट कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से। और इसके बाद तीसरी स्टेज ये आती है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, और उस केस में टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होने लग जाता है। इसी चीज को हम लिख भी दें, ये शेड्यूल बना दें और ये डायग्राम बना दें। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम और डेफिनेशन, ये 3rd नंबर पे आता है। वैसे तो तीनों ही चीजें बनाकर आए, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट उसी से जुड़ी हुई चीजें कि इंक्रीजिंग रिटर्न के होने के कारण क्या होते हैं। पहले जो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है उसका पहला कारण यही इंक्रीजिंग रिटर्न होने का कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हो सकता है। हम पहले, हमारी मशीन की कैपेसिटी अगर 1000 यूनिट्स बनाने की है तो हम 500 या 700 यूनिट्स ही बना रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे की तरफ जाएंगे, 700 से बढ़ाकर 800-900 यूनिट तक जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी हम अभी अचीव ही नहीं कर पा रहे, हमारे फिक्स फैक्टर को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर शुरू में क्या होता है, जब हम लेबर्स को बढ़ाते हैं तो फुलर यूटिलाइजेशन होने लग जाता है, इससे हमारा आउटपुट बढ़ता है। फिर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जब कई सारे लेबर होते हैं तो हम काम को प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं कि एक लेबर
स्पेशली एक ही काम करेगा और उसमें वो धीरे धीरे महारत हासिल कर लेता है और वो एफिशिएंसी आने लग जाती है काम में, एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम की। फिर इसके बाद क्या है, जब सब अपना अपना काम कर रहे होंगे तो वहाँ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो ये 3 कारण हैं, जब बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है और पूरी हम मशीन को यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये सारे कारणों की वजह से हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है शुरू में, जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं कीपिंग हमारा फिक्स फैक्टर कॉन्स्टेंट। पर यहीं दूसरी तरफ हम देखें डिक्रीजिंग रिटर्न होने का क्या कारण है, तो वही जो मशीन अभी पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो रही थी ना, अब हम फुल जब यूज़ करने लग जाते हैं, अत्यधिक लेबर लगाने लग जाते हैं, तो एक लिमिट के बाद मशीन की कैपेसिटी फुल हो जाती है। तो वहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें अगर लेबर लगा के काम करवाने की कोशिश करोगे तो उल्टा मशीन आपकी वियर एंड टीयर हो जाएगा, मशीन में टूट फूट हो जाएगी, या एक्सेस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मशीन आप यहाँ पर फिक्स फैक्टर्स का, तो ये दिक्कत करेगा आपको, फिक्स फैक्टर्स को खराब कर देगा उल्टा। तो क्योंकि फिक्सिटी ऑफ फैक्टर से मतलब एक लिमिट है मशीन की भी। उसके बाद इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम लेबर को तो बढ़ाते जा रहे हैं, अर्थात वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते जा रहे हैं, पर वेरिएबल फैक्टर को कितना भी इंक्रीज कर दो, वो कैपिटल का या मशीनरी का या किसी भी फिक्स्ड फैक्टर का कभी भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। कोई वेरिएबल फैक्टर कभी रिप्लेस नहीं कर सकता पूरी तरीके से वेरिएबल फैक्टर उसको। तो यही कहा है कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी, मतलब वेरिएबल फैक्टर कैन नॉट बी अ प्रॉपर सब्सटीट्यूट फॉर फिक्स्ड फैक्टर्स। जहां मशीन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी एक लिमिट के बाद, तो वहां मशीन ही बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक कारण है डिक्रीजिंग रिटर्न का। फिर है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अब क्या होता है, कुछ लिमिट तक तो वर्कर थे तो अपना अपना काम कर रहे थे, अब आपने एक्सेस लगा दिए तो वो आपस में ही उनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे, वहाँ पुअर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, उतना अच्छे से एफिशिएंसी नहीं रह जाएगी, तो डिक्रीजिंग रिटर्न हमें को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस थे, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं, यही जो लॉ था, लॉ अर्थात जो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, उसका एजम्पशन क्या है। 3 एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि रेशो जो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का वो बदला जा सकता है। रेशो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। तो हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है, इसमें फिक्स्ड को हम कांस्टेंट रखते हैं और रेशो जो है बदल सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए, मान लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं और यहाँ वेरिएबल फैक्टर की जो है 1 यूनिट से बढ़ाकर 2 कर सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, तो इनके बीच का रेशो बदल जाएगा, 10:2 है या 10:1 हो जाएगा, 10:5 हो जाएगा, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है कि रेशो को हम चेंज कर सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच की। फिर है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट। ये क्या कह रहा है, वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स हैं उनको हम एक जैसा मान के चल रहे हैं। जैसे वेरिएबल फैक्टर का जनरली एग्जांपल लिया जाता है लेबर से, तो क्या सारे लेबर बराबर काम करते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कोई भी 2 लेबर एकदम इक्वली काम नहीं करते। तो हम यहाँ पे तो क्या देखते हैं कि सारे लेबर को हम इक्वल एफिशिएंट मान के चल रहे हैं ताकि हमारी स्टडी ईजी रहे। तो ये एक एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि सारे वेरिएबल फैक्टर, अर्थात एक एग्जांपल अगर लें इसका लेबर का, तो सब इक्वली एफिशिएंट है, बराबर कैपेसिटी में काम करते हैं सब। तो ये एक एजम्पशन हम लेके चलते हैं लॉ को इजी बनाने के लिए। और एक हमने पहले ही डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते समय कि उसकी एक एजम्पशन रहती है कि टेक्नोलॉजी को वो कांस्टेंट मानता है। तो ये 3 एजम्पशंस ऑफ लॉ हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है तो हमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो हमें पहले से मालूम है वो ये मालूम कर लें कि इस टॉपिक के अंदर उनको लिखना है कि रेशो को बदला जा सकता है, वेरिएबल फैक्टर को होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा या इक्वली एफिशिएंट माना गया है, और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, ये मान के चल रहे हैं। सॉरी। फिर हम देखते हैं यहाँ पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, कि कब हमारा लॉ पोस्टपोन हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लॉ काम ना करे, पर ये हो सकता है कि लॉ अभी के लिए काम ना करे, पोस्टपोन हो जाए, आगे चल के काम करेगा। तो अभी हम कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं लॉ को? आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो कुछ हद तक हम प्रोडक्शन को बढ़ाते ही जा सकते हैं लगातार, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हुए, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है यहाँ पर एक स्टेज तो जरूर ऐसी आएगी जहां पर लॉ फिर काम करने लग जाएगा, हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, डिमिनिश होगा, पहले इन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। पर शुरू में अभी हम लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाए रख सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी में सुधार कर लें,
जो चीज़ हम यहाँ कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, अगर वो चीज़ सुधर जाए तो लॉ अभी के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, वहाँ पे मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज ऑफ नाउ नहीं लगेगा। फिर दूसरी चीज़ है सब्सटीट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज डिस्कवर्ड। हमने ये कहा कि यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि कभी भी वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर की जगह नहीं ले सकता। लेबर कभी भी कैपिटल की जो है पूर्ति नहीं कर सकता, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। पर मान लीजिए कोई ऐसा आपने सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया फिक्स्ड फैक्टर का जो काम कर दे रहा है वेरिएबल फैक्टर ही, तो उस केस में फिर आपका लॉ कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। पर ये बहुत ही रेयर है, ये वाली सिचुएशन बहुत ही रेयर टू फाइंड है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हो, क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी वेरिएबल फैक्टर कैन नॉट रिप्लेस फिक्स्ड फैक्टर। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा लॉ। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे, और यही दो टॉपिक लास्ट बचे। तब तक आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा। इसमें ये लास्ट टॉपिक हमारा ये कहता है कि रिलेशनशिप बताइए टीपी और एमपी के बीच में। हालांकि सब मैंने पहले ही इतना डिटेल बता दिया कि यहाँ पे कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टीपी और एमपी, ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व हमने ले लिया, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर को ले लेते हैं हम, क्योंकि इनफैक्ट ये बताते ही लेबर के बढ़ाने पर, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हुए हमारे टोटल प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर भी लेबर है। अब ये देखिए शुरू में पहला रिलेशन क्या है कि एमपी इज इंक्रीजिंग, तो टीपी क्या है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। पहला स्टेज हो गया, पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे में क्या है, एमपी इज डिक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से। फिर है एमपी इज जीरो, तो टीपी इज मैक्सिमम। तो तीन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो कहती हैं कि पहली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न है, यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न है, और यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न है। तो इसके बीच में एक कांस्टेंट रिटर्न वाली स्टेज भी कह सकते हैं कुछ लोग। तो इसलिए यहाँ पर जब कांस्टेंट होता है ना कि लेबर को बढ़ा रहे हो आप, ना टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना घट रहा है, मैक्सिमम पर ही अटका हुआ है। जैसे 15-15 था, हमने देखा था 15 से 15 पे ही था, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। हालांकि उसको स्टडी में हम यूज़ नहीं करते। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे हमने देखा ये कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे रहता है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ हम ड्रॉ करके भी दिखाएंगे और लिख के भी दिखाएंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप इसी को सेंटेंस बनाते हुए लिखेंगे कि व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे करके पूरा बना के। व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग तो टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज एट मैक्सिमम पॉइंट। व्हेन एमपी इज एट नेगेटिव टीपी डिक्रीजेज। ठीक है। अब इसके बीच में एक और क्वेश्चन आता है, वो है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। तो ऐसे यहाँ एपी का कर्व मैं बना देता हूँ, ये है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैन एवरेज प्रोडक्ट भी नेगेटिव, एंड रीजन दो, और क्या नहीं हो सकता तो भी रीजन दो। तो क्यों नहीं हो सकता, एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला ही होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। लेबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और टोटल प्रोडक्ट भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें जब पॉजिटिव ही रहेंगी तो इनका रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और इन्हीं से तो निकल के आ रहा है ये। तो इसका रीज़न क्या होगा कि वाई एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड एवरेज प्रोडक्ट इज फाउंड फ्रॉम दैट टोटल प्रोडक्ट। तो उससे ही ये आ रहा है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब तक एपी इंक्रीज हो रहा है तब तक एमपी क्या है, इससे ग्रेटर है। मतलब जब तक एपी इंक्रीज हो रहा है एमपी इज ग्रेटर देन, एमपी क्या है, ग्रेटर देन एपी। व्हेन एपी इज डिक्रीजिंग तो एमपी क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है इससे। तो एमपी इज लेस देन एपी। जब ये इंक्रीज हो रहा होगा तब एमपी ज़्यादा होगा, पर जब ये डिक्रीज हो रहा होगा तो एमपी इससे भी कम हो जाएगा। मतलब एमपी जो है हमेशा लीड करता है, बढ़ते समय पर भी आगे रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, और घटते समय पर भी सबसे आगे रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। ऐसे समझ सकते हैं। फिर या फिर ये डायग्राम को याद रखेंगे ना तो इससे अपने आप ये बना पाएंगे आप, ये जो लिखना है हमको। फिर देखिए एपी इज एट मैक्सिमम व्हेन एमपी इक्वल्स टू दिस। तो इस पॉइंट पर दोनों सेम है, और यहाँ पर एपी क्या है, देखिए मैक्सिमम पर है। यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, यहाँ से डिक्रीज होने लगा, ये मैक्सिमम पॉइंट पर। तो यहाँ पर जब एपी इक्वल्स टू एमपी था, उस पॉइंट पर एपी क्या था हमारा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर था। इसका क्या था, हाईएस्ट पॉइंट था एपी का।
और उसके बाद यही लास्ट पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि AP कैन नेवर बी नेगेटिव, MP कैन बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा समराइज हो गया, पूरा चैप्टर हमारा कवर्ड हो गया, चैप्टर 7। इसके बाद हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, और कुछ भी डाउट्स हो, जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर कमेंट करिए, आपको अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू।